नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 15 संभाग 15 खबर दिखाने का। क्या है आपके जिले की खबर, क्या है आपके गांव की खबर, क्या है आपके संभाग की खबर, ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। कुछ अच्छी तस्वीरें भी होंगी, कुछ रोचक जानकारी भी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं 15 संभाग 15 खबर से। और सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिस खबर ने आज हिला दिया है। बेमित्रा की बात कर रहे हैं और बेमित्रा में जो हुआ उसके होने के बाद लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। ब्लास्ट हुआ बेमित्रा में बारूद की फैक्ट्री में और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि दूर दूर तक दीवारें दरार आ गई उसमें। कैमरा जो आपको नजर आ रहा है ये हिल गया, हर कोई अचंभित हो गया, लोगों ने दौड़ लगा दी और ये देखते हुए कि ये हुआ क्या है। अचानक धुआं धुआं, हर जगह धुआं। और उसके बाद क्या नजारा था ये आपके सामने है। ये तस्वीर हम आपको लेटेस्ट दिखा रहे हैं। पूरा कैमरा हिल गया, मानो इसकी धमक इतनी ज्यादा तेज थी कि ये सब निस्तनाबूत हो गया। और बेमित्रा में जो बारूद और ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। तो बेमित्रा में बारूद और ब्लास्ट की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहां पर बारूद फैक्ट्री विस्फोट मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है, क्योंकि 6 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई। उन्होंने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार ने मृतकों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अभी घटना में एक व्यक्ति की मरने की पुष्टि हुई है। 6 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय घटना का किया है। सरकार ने अभी मृतक परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का घोषणा किया है। और छत्तीसगढ़ के बेमित्रा जिले में बारूद फैक्ट्री में जो धमाका हुआ, बताया यह जा रहा है कि मलबे में कई लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या है वहां के हालात, कैसे वहां पर सब कुछ देखने को मिला, जायजा लिया है विस्तार न्यूज के संवाददाता ने, दिलीप शर्मा ने। देखिए इस रिपोर्ट को। साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू खुद यहां पहुंचे हुए हैं और इस घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं। ईश्वर जी, क्या जानकारी मिली अब तक? मेरे को जानकारी मिली कि बिरला क्षेत्र में जो एक बारूद कंपनी है वहाँ आग लग गई है। तो जैसे ही मेरे को जानकारी मिली मैं तुरंत यहाँ आया। आप भी कभी मजदूर हुआ करते हैं और मजदूर के दबे होने की ऐसी सूचना मिल रही है, क्या आप बोलना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत दुखद घटना है। जो भी इसमें हमारी सरकार जांच किए जाएंगी, इसमें जो भी लापरवाही बरते हैं, जो भी दोषी पाए जाते हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपनी जान गंवाए हैं, जिसकी मौत हुई है, तो उनको अपनी हमारी सरकार प्रावधान के तहत उचित मुआवजा दी जाए। क्या लापरवाही आपको नजर आ रहा है कि नहीं? सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए, वो दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, इस विषय में जांच के बाद ही कुछ कहे जा सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं बताया जाए। देखिए, ईश्वर साहू साजा विधानसभा के विधायक है, बीजेपी से खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले ग्राउंड जीरो में पहुंचने वाले विधायक है कि जो कभी मजदूर हुआ करते थे, आज विधायक बन के उस यहाँ पे पहुंचे हैं और जो मजदूर दबे हैं उनकी जानकारी ले रही। जी हाँ, तो मजदूरों के दबे होने की भी सूचना है। बड़ी दुखद घटना ये सामने आई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर आपके भी मन में होगा, आखिर ये फैक्ट्री थी क्या? बारूद की फैक्ट्री तो कई सारी होती है, छोटी बड़ी, तो इतनी बड़ी विस्फोट जो तस्वीर सामने आई है, इतना बड़ा विस्फोट आखिर हो कैसे गया, इसकी जानकारी हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर पूरा मामला क्या है। आज क्या हुआ है, सबसे आप पहले ये देख लीजिए। सुबह 8 से 8:30 के बीच फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में कई लोग दब जाते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं। 8 से 8:30 बजे की घटना थी। अगला ग्राफिक जरा चलाइए, क्योंकि हम आपको इस घटनाक्रम की सारी जानकारियां दे रहे हैं, आपको यह एहसास हो कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ देखने को मिला है। तो 8 से 8:30 बजे के बीच फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि कई लोग इसमें
दब गए। ब्लास्ट से पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। पूरे आसमान में काला धुआं दिखता हुआ नजर आया। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ब्लास्ट से जो हुआ 2 किलोमीटर तक बने घरों में दरारें आ गई। लोगों के घर में जो दीवारें हैं उसमें दरारें आ गई। लोग समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये एक नहीं कई सारे घर थे। 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए। रायपुर के मेकाहारा में इन सभी 6 घायलों का इलाज जारी है। ये आज की घटना को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि हुआ क्या है। एक मजदूर की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि अभी इसमें पुष्टि होनी बाकी है और आधिकारिक सूचना आनी बाकी है कि एक ही मजदूर की मौत हुई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। घटना के वक्त 8 से 9 मजदूर उस जगह पे काम कर रहे थे जहां पर ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा यही 8 से 9 मजदूर सामने आए हैं और जो घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना है, जिसका जिक्र हम लगातार आपसे कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाश किया जा रहा है कि मलबे में क्या हुआ। रेस्क्यू के लिए क्या हुआ, जब पूरी घटना सामने आई, एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और आनंद फानंद में रेस्क्यू की शुरुआत की जाती है, क्योंकि खबर यह थी कि बड़ा विस्फोट हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट के भंडार इस फैक्ट्री में है। यह सबसे बड़ी बात है जो आपको सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। और यही वजह है कि जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो फूंक फूंक कर कदम रखा गया अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। ये आज की पूरी घटनाक्रम है। अब इस फैक्ट्री के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री का कब से संचालन हो रहा है, कौन मालिक है, क्या इसका उद्देश्य है। घटनास्थल पर डिप्टी सीएम अरुण साहब भी पहुंचे। हमने उनकी प्रतिक्रिया भी आपको बताई है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो आपको हम एक एक जानकारी दे रहे हैं आज की घटना में क्या कुछ हुआ। डिप्टी सीएम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए। तो ये बड़ी खबर आज की इस घटना की सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्री का नाम क्या है। अब जरा पूरा सच आप जान लीजिए, इस फैक्ट्री का पूरा सच क्या है। फैक्ट्री का नाम है स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये फैक्ट्री करती क्या है? बेमेतरा जिले के पिरदा गांव में ये बारूद की फैक्ट्री है। बारूद यहां पर बनाया जाता है, एक्सप्लोसिव यहां पर बनाया जाता है। और ये फैक्ट्री क्या काम करती है, कब से काम कर रही है? 1988 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो एक लंबा वक्त, तकरीबन 35 साल के आसपास का ये लंबा वक्त जब से फैक्ट्री काम कर रही है। भारत में इसी फैक्ट्री से, इसी जगह से एक्सप्लोसिव सप्लाई होता है, ताकि जहां पर विस्फोट करके कोई निर्माण कार्य करना हो तो वो किया जाए। इस कंपनी में, पूरी कंपनी में 800 मजदूर काम करते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। 200 एकड़ में फैक्ट्री का पूरा कामकाज फैला हुआ है। 200 एकड़ में फैक्ट्री का पूरा दायरा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शॉट सामने आए हैं वो काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं। 200 एकड़ की ये बड़ी फैक्ट्री जहां पर ये कामकाज चलता हुआ नजर आया है। सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि ये 1988 से फैक्ट्री संचालित है। 2 साल पहले भी इस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। ये गौर करने वाली बात है। 2 साल पहले भी इस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। उस समय कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर वहां पर सबक लिया जाता या ऐसी व्यवस्था की जाती कि विस्फोट ना हो तो आज ये नहीं होता। उस समय क्या हुआ था कि जब विस्फोट हुआ था 2 साल पहले, तो 15 दिन के लिए फैक्ट्री को सीज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फैक्ट्री दोबारा से शुरू हुई और शुरू होते होते काम करती गई। आज ब्लास्ट हो गया। फैक्ट्री में तैयार हुए एक्सप्लोसिव से खदानों में विस्फोट होता है। यहीं से एक्सप्लोसिव जाते हैं भारत के जगह जगह पर, वहां पर खदानों में विस्फोट किया जाता है, खनन का काम किया जाता है। तो ये वही फैक्ट्री है बारूद की जहां पर एक्सप्लोसिव तैयार किए जाते हैं और उस बारूद से देश के दूसरी जगहों पर काम किए जाते हैं। तो ये हमने आपको पूरी डिटेल जानकारी दी है ताकि आपको ये पता चले कि ये फैक्ट्री में आज क्या हुआ और इस फैक्ट्री का बैकग्राउंड क्या है, इसका इतिहास क्या है। हमारे साथ बेमित्रा से इस वक्त अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं, विस्तार न्यूज संवाददाता। सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। अनमोल, जरा बताइए कि सुबह से लेकर अब तक आप लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या आप अब महसूस कर पा रहे हैं, वहां के हालात क्या हैं? कुछ मजदूरों के जो दबे होने की सूचना थी उसमें कितना अपडेट है, क्या वहां हो रहा है? देखिए विवेक, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और जो अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है कि अभी तक एक ही मौत हुई है इस पूरे घटना में। लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, जो जानकारी निकल कर आई है सूत्रों के मुताबिक, कि 4 और शव जो है बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। हालांकि अभी तक जो है पुलिस के द्वारा
इसे लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब मैं आपको ना वो पूरा फैक्ट्री दिखा देता हूं, क्योंकि उसी फैक्ट्री में मैं अभी हूं जहां पर ये पूरी घटना हुई है। स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री जो दिन भर सुर्खियों में रही आज मीडिया में बेमित्रा की, ये वही देखिए अंदर मैं हूं अभी, और आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। कहीं रॉ मटेरियल रखे हुए हैं तो कहीं स्टोर करके सामान को रखा गया है। और जब ये पूरा घटना हुआ, जब यहाँ पर सुबह के समय में ब्लास्ट हुआ, तो जो मेन यूनिट है यहाँ से करीबन मुझे लगता है कि 400-500 की दूरी पर है, लेकिन आप मेरे अगल बगल जो यूनिट देखेंगे जहां पर ये सामान रखे हुए, इसके भी परखच्चे उड़ गए हैं। आप दिखाइए थोड़ा जूम करके किशोर, किस तरीके से ये जो यूनिट बनाए गए हैं, ये सब देखिए। ये अनमोल, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है अभी भी वहां पर सर्च किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और आइए बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहां पर हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। तकनीक का इस्तेमाल करके भोली भाली छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना सीधी से सामने आई है। सीधी में जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ हैरान कर देने वाला मामला था, बल्कि ये इस मामले को जब से सामने आया इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, कैसे छात्राओं को शिकार बनाया गया तकनीक का इस्तेमाल करके, इस रिपोर्ट को आप देखिए। तकनीक का इस्तेमाल करके रेप जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है। अपनी तरह का ये संभवतः पहला मामला है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि सीधी जिले में स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 आदिवासी छात्राओं से बलात्कार का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। पुलिस का कहना है कि और भी लड़कियां इसका शिकार हो सकती हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और बेटियों से अत्याचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाए। घटना के सामने आते ही सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। साथ ही सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीधी जिले के मझौली थाना में आदिवासी छात्राओं से स्कॉलरशिप देने का लालच देकर गलत कार्य करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बेहद गंभीर है और संगीन भी। जिस तरह तकनीकी का इस्तेमाल करके इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद डराने वाला है। फिलहाल 9 सदस्यों की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और महिला डीएसपी इस मामले की जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक नहीं, 2 नहीं, 7 छात्राओं को तकनीक का इस्तेमाल करके शिकार बनाया गया। आवाज बदलकर लड़की की आवाज में छात्राओं को बुलाया गया, फिर उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया गया। शरद गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधी से सीधे उनसे बात करते हैं। शरद, जरा बताइए, इस पूरे मामले में अब सरकार ने एक्शन लेते हुए एसआईटी का आदेश दे दिया है, जांच शुरू हो चुकी है, पूरी घटना कैसे सामने आई, जरा बताइए। जिस तरह से बताना चाहूंगा विवेक की ये पूरी घटना मझौली थाना अंतर्गत है, जहां जो प्रजापत का लड़का है ये पहले बाहर नौकरी करता था। इसके बाद इसका हाथ पैर जल गया और ये फिर यहाँ आकर अपने ससुराल में जाकर के रुका और वहां जाकर के इसने ऐप से पहले ऐप ढूंढा और ऐप से लड़कियों को फोन करता था, जो कॉलेज की प्रोफेसर है उनके नाम से फोन करता था और जो आदिवासी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने के लिए बहाने बुलाता था और वहीं पे टिकरी करके एक कस्बा है, कस्बे में वो करके वहां बुलाता था और उनको लेकर के फिर वहाँ खंडहर में जाता था, उनके साथ रेप करता था। जहाँ ये मामला जब सामने आया कि जब लड़कियों ने जाकर के FIR किया तब ये मामला यानी कुल मिलाकर शरद, अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जांच होगी तो और सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं गर्मी की। गर्मी से पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ परेशान है। देश का आधे से ज्यादा हिस्सा इन दिनों गर्मी से ही झुलस रहा है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी का असर है। नौतपा की आज से शुरुआत हुई है, लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि गर्मी तो बेतहाशा है, लेकिन लोगों का दिल पिघल रहा है गर्मी में झुलसते हुए लोगों को देखकर। कुछ बड़े लोग जो ऐसे संस्थान चलाते हैं, सामाजिक संस्थान, वो आगे आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए।
भीषण गर्मी से पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। लोग एक एक दिन गिनते हुए मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून दस्तक दे और राहत भरी बौछारें बरसेंगी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मानसून आ भी जाएगा तब भी 12 जून तक मध्य प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने का ही चांसेस है। ऑलमोस्ट मतलब जून फर्स्ट वीक तक टेम्परेचर बढ़ने का ही चांस, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन अभी एमपी में सबसे ज़्यादा कल रिकॉर्ड हुआ रतलम में है, 46.2 आया है। 4 जगह पे हीट वेव कंडीशन ऑलरेडी प्रिवेलिंग है। से अभी टेम्परेचर मतलब मानसून तक ऑलमोस्ट टेम्परेचर में ये 40 के ऊपर वाला टेम्परेचर रहेगा। उधर हिंदू ज्योतिष और भारतीय मान्यता के अनुसार आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसे में 9 दिन तक सूर्य धरती के सबसे नजदीक रहेगा, यानी गर्मी के तीखे तेवर झुलसाते रहेंगे। यही देखते हुए भोपाल नगर निगम, व्यापारी संगठन, पुलिस प्रशासन सभी जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी से आम लोगों और अपने कर्मचारियों के बचाव और राहत के लिए इंतजामात किए गए हैं। राजधानी भोपाल के व्यवसायियों और टेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है। व्यापारियों ने तय किया है कि एपेक्स बैंक चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, रंग महल चौराहा हो या इसी तरह के शहर के तमाम बड़े चौक चौराहे, इन पर टेंट व्यापारी ग्रीन नेट या टेंट लगवा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। अभी तो न्यू मार्केट से पहल शुरू करी है। हमारा उद्देश्य भोपाल के मुख्य चौराहों पर जहाँ रेड सिग्नल है वहाँ पे व्यवस्था करने का विचार किया हुआ है। मैंने तो अभी भोपाल से शुरू करी है, पूरे मध्य प्रदेश में भी अपील की है कि अपने अपने शहर में जाके इस टाइप का व्यवस्था कराएं ताकि चौराहों पर नौतपे की से थोड़ी राहत मिल सके। इतना ही नहीं, कुछ लोग शहर में जहां आम लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है वहां पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। शरबत की भी व्यवस्था की जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए भोपाल में नगर निगम ने बड़ी पहल की है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कुल मिलाकर लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। नौतपा की आज से शुरुआत हुई है, ऐसे में गर्मी लगातार बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग गर्मी में दूसरे लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने एक बड़ी पहल की है। यहाँ पर उन्होंने तमाम चौक चौराहों पर इस तरह के शेड लगाए हैं ताकि लोग वहाँ रुकें तो उनको कुछ राहत मिले। इसका दूसरा असर ये भी है कि अब ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि केवल चंद शहर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहाँ भी इसी तरह की पहल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि समाज दूसरों को भी प्रेरित करे और इस तरह की पहल होती रहे। आखिर समाज के बीच का ही तो इंसान है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। उधर इंदौर की अगर बात करें तो यहां पर जनता में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 3 दिन से लगातार 44 डिग्री के आंकड़े को तापमान छू रहा है। रात को भी 30 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। आज से नौतपे की शुरुआत हुई है। गर्मी का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। जायजा लिया है विस्तार न्यूज संवाददाता ने, देखिए। इंदौर में पिछले दिनों गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज से नौतपा शुरू हो चुका है और ऐसे में गर्मी और अधिक बढ़ गई है। तापमान की बात करें तो आज का तापमान 43 डिग्री क्रॉस कर चुका है और लोग किस तरह से गर्मी से राहत ले रहे हैं हम उन्हीं से बात करेंगे। ये देख सकते हैं प्याऊ यहाँ पर मौजूद है, ठंडा पानी यहाँ पर मिल रहा है और गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कितनी गर्मी है? भैया बहुत कड़कड़ाती हुई गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए समय समय पे ठंडा पानी पी रहे हैं, शीतल पेय का उपयोग कर रहे हैं और ये गमछा लेकर साथ में चल रहे हैं। भैया अपने सर को बचा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है और उससे बचाव के हर जो संभव प्रयास हो सकते हैं भैया हम वो कर रहे हैं। जी जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह की गर्मी है? गर्मी नहीं लग रही है फुल स्लीव में आपको? बहुत गर्मी लग रही है सर, बहुत निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, काम धंधे में सब में दिक्कत आ रही है बहुत। तो फुल स्लीव क्यों पहन के घूम रहे हो गर्मी में? गर्मी हो रही है सर, स्किन ऐसी जल रही है पूरी। स्किन जल रही है? हाँ जी। आप क्या कहेंगे, कैप वैप भी लगा रखी है आपने तो गर्मी से बचने के लिए? भैया बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब बचने के लिए धूप से तो अपने आप को कैप वूप लगाना ही पड़ रहा है और पानी की बोतल वगैरह रखनी पड़ रही है कि अपने को जहाँ प्यास लगे तो पानी उन्हीं पी सके और देखना पड़ रहा है कहीं पानी मिल जाए। इतनी धूप में बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है अपने को। जी, आप क्या कहेंगे, गर्मी से किस तरह से बचाव कर रहे हो अपना? सर देखा जाए तो देखिए गर्मी जो है अपना तापमान काफ़ी बढ़ा चुकी है, जिसके कारण घर से निकलते हैं तो पानी साथ में लेके निकलते हैं, गाड़ी पे हेलमेट वगैरह साथ में। पहले हम कलरफुल कपड़े पहन लिया करते थे लेकिन अब तो लाइट कपड़े घर से पहन के निकलना पड़ रहा है क्योंकि धूप इतनी है कि ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहन लो तो धूप चेटती है। पूरी तरह से बचाव करना पड़ रहा है। साथ में गाड़ी के साथ चल रहे हैं तो हेलमेट है, गमछा है, हर चीज़ मतलब पूरी सुविधा के साथ निकलना पड़ रहा है घर से।
इंदौर में रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 3 दिनों से पारा 44 डिग्री से अधिक पहुंच चुका था और आज भी 43 डिग्री से अधिक है। नौतपे में आने वाले दिनों में और गर्मी देखी जा सकती है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो गर्मी जबरदस्त है और इस गर्मी का असर क्या दिख रहा है, सीधे रुक करते हैं, ग्राउंड पर चलते हैं। हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है भोपाल में, ग्वालियर में, उज्जैन में। ग्वालियर से हमारे साथ अनिल गौर हैं, भोपाल से सूरज तिवारी हैं, उज्जैन से संतोष कृष्णानी हैं। ग्वालियर से शुरुआत करते हैं क्योंकि चंबल अंचल लगातार धधक रहा है इस भीषण गर्मी में। अनिल, जरा बताइए, नौतपा का आज पहला दिन है, कैसा रहा आज का दिन? बिल्कुल, देखिए विवेक, नौतपा का आज पहला दिन था लेकिन तापमान में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली। कि यही कारण है कि ग्वालियर चंबल अंचल में तकरीबन एक सप्ताह से 45 डिग्री से अधिक तापमान जा रहा है और यही कारण है कि आज नौतपा का पहला दिन था। आज भी ग्वालियर चंबल अंचल पूरी तरह से तप रहा था और लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आ रही है जो छात्र हैं या फिर जो लोग हैं वो अपने दफ्तर या ऑफिस जा रहे हैं। विवेक, बिल्कुल। और अनिल के बाद अब रुक करते हैं सूरज तिवारी का, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, जरा बताइए, राजधानी भोपाल में भी इस बार प्रचंड गर्मी का असर दिख रहा है। नौतपा का पहला दिन, क्या कुछ देखने को मिला? अच्छी बात तो ये रही कि कई जगह पे टेंट भी लगाए गए हैं भोपाल में। जी विवेक, देखिए निश्चित तौर पर कई जगह पर टेंट लगाए गए हैं, खास तौर पर जो रेड लाइट होते हैं यानी जहां पर सिग्नल होते हैं वहां पर टेंट लगाए गए हैं ताकि गर्मी यानी तेज धूप से जो ट्रैफिक सिग्नल में जो लोग रुकते हैं उनको राहत मिल सके। लेकिन गर्मी का असर ऐसा है विवेक कि दोपहर में सड़कें सूनी नजर आई, खास तौर पर जब विस्तार न्यूज यानी कि खुद मैं ISBT रेलवे स्टेशन के आसपास गया, जो सड़कें हमेशा चहल पहल और भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, जिन सड़कों में आवाजाही लोगों की नजर आती थी, वहां पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हालांकि अच्छी बात है क्योंकि बाहर निकलेंगे तो गर्मी सताएगी, बीमार भी कर सकती है। संतोष, जरा बताइए, महाकाल की नगरी उज्जैन में गर्मी का क्या प्रभाव है? बिल्कुल 44 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस हो चुका है और इसमें गर्मी में भी लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी में आ रहे हैं। पूरे महाकाल लोक में जिस प्रकार जो रेड कारपेट बिछा हुआ है, लोगों और श्रद्धालुओं को पैर न जलें उसके लिए यहाँ पर पूरे कारपेट को गीला कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और खास बात है कि आज से तो पूरा नवतपा चालू हो चुका है। नवतपा में पूरा देश कहीं ना कहीं भीषण गर्मी की चपेट में है और नवतपा का किस प्रकार का महत्व रहता है, किस प्रकार अनुष्ठान करना चाहिए, ज्योतिषों के अनुसार जो नवतपा जब रहता है कि सूर्य धरती के सबसे नजदीक आता है। अमन जी, बात करें नवतपा की तो इसको कैसे देखते हो? गर्मी का प्रकोप तो सातवें आसमान पर चढ़ रहा है। देखिए, ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है, हमारे यहाँ जेठ कहा जाता है उन्हें। जैसे जेठ में छोटे लोग घूंघट ओढ़ लेते हैं ना, वैसे ही जब जेठ मास आता है तो लोग भी घूंघट ओढ़ लेते हैं गर्मी के कारण। तो उसके जो प्रथम 9 दिन है उन्हीं को नवतपा कहा जाता है, जब सूर्य भगवान में रोहिणी नक्षत्र लगता है। रोहिणी नक्षत्र यूं तो चंद्रमा का सबसे प्रिय 27 जो दक्ष जी की पुत्रियां हुई जो चंद्रमा जी से विवाह हुआ, उसमें रोहिणी सबसे प्रिय है चंद्रमा जी की। किंतु रोहिणी नक्षत्र के आते ही सूर्य भगवान ऐसे तपने लगते हैं, जैसा कि आपने कहा सबसे निकट आ जाते हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं, लगातार ये सेवा कर रहे हैं, गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करवा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग पानी छीट रहे हैं कारपेट्स पे और पौधों को भी ठंडा रख रहे हैं। ठीक है संतोष, यानी कि वहां पर श्रद्धालुओं को आराम मिले। नौतपा का प्रभाव भी हमने बता दिया है, उसका आध्यात्मिक असर क्या है ये भी बता दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए उस घटना की जिसको आज 11 साल पूरे हो गए। बात झीरम में हुए नक्सली हमले की कर रहे हैं, क्योंकि जब ये हमला हुआ था उसके बाद त्राहिमाम मच गई थी, खासतौर से छत्तीसगढ़ की सियासत में, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता नक्सलियों के शिकार हुए थे। सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन जस की तस वो जांच अभी भी अधूरी है या फिर लोगों से दूर है। क्या कुछ हुआ इन 11 साल में? और अब सियासत दोबारा से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब फिर से जांच की बात कही जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले के आज 11 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी झीरम कांड के पीछे के षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाया है। 25 मई 2013 को हुए झीरम घटना में कांग्रेस पार्टी के 27 नेताओं की हत्या कर दी गई थी। साथ ही नेताओं की सुरक्षा में तैनात जवान भी शहीद हो गए थे। दरभा के झीरम में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुआ नक्सली हमला
देश के इतिहास में काले धब्बे की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हाल ही में बस्तर दौरे पर आए गृह मंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस घटना की जांच रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करने का बयान दिया है। झीरम घाटी के विषय को लेकर के जिस तरीके से विगत सरकार ने राजनीति की, कहा कि जेब में रखा हुआ हमारा ये है, हम सबूत है, हम घूम रहे हैं, सबूत दिखाया नहीं किसी को। 5 साल बीत गए, अभी भी उसमें जो एक समिति का रिपोर्ट आया है उसको जाहिर नहीं किया है। मैंने अभी योजना की है उसको सबके सामने लाने की, तो देखते हैं क्या आता है। उधर पूर्व मंत्री और इस घटना के दौरान मौजूद रहे कवासी लखमा ने भी इस घटना के पीछे के कारणों का खुलासा करने की मांग एक बार फिर दोहराई है। इसके साथ ही लखमा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा देने में विफल हुई, जिसके चलते ये घटना हुई। हम लोग श्रद्धांजलि देने का दिन है, हम लोग नहीं, और छत्तीसगढ़ की पूरे दुनिया जनता देखने से आती है। इसमें किस प्रकार का घटना घटित हुआ है वो दुनिया जानने चाहता है। उस प्रकार उस समय के सरकार रहे कि हमको सुरक्षा नहीं दिया, जूझ रहे थे 3 घंटा जंगल में, ना पुलिस मिला ना सुरक्षा मिला। अब तक झीरम की जांच का क्या इतिहास रहा है ये भी आप देख लीजिए। 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ था। 27 मई 2013 को इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। 24 सितंबर 2014 को इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल हुई। 28 सितंबर 2015 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में 30 लोगों के नाम शामिल किए गए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के आयोग ने भी जांच की। 2021 में आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। तत्कालीन भूपेश सरकार ने जांच को अधूरी बताया। भूपेश सरकार ने इस मामले की एसआईटी से भी जांच कराई। उधर इस हमले का शिकार हुए कांग्रेस के नेता राजीव नारंग आज ये कह रहे हैं कि 5 साल हमारी सरकार रही, फिर भी जांच नहीं हो पाई। 11 साल में ये पता ही नहीं चल पाया कि इस हमले के पीछे कौन था। जहां है वहीं खड़े हुए हैं। जांच हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार थी, लेकिन जांच हो नहीं पाई। या ये पूरी की जांच की जहां पर हम लोग छोड़ के आए थे 11 साल पहले, वहीं से भी इस प्रकार का हम लोग को तो आज तक के ये नहीं पता चल पाया कि चिंता हाथ। कुल मिलाकर झीरम का पूरा सच आज भी अधूरा है। झीरम हमले में मारे गए शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। 11 साल में खूब जांचें हुई, तमाम एजेंसियों ने पड़ताल की, लेकिन राजनीति के चलते आज तक झीरम हमले का पूरा सच लोगों को नहीं पता चल पाया। अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक लोगों को सच के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सवाल इस बात का है कि झीरम कांड को लेकर सियासत खूब होती रही। इन 11 साल में आरोप खूब लगाए जाते रहे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर भी वो सच जो अब तक सामने नहीं आ पाया है कि आखिर जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे रायपुर से, उनकी तरफ रुख करते हैं। खोमन, सियासत अब भी हो रही है और 11 साल पहले जब ये कांड हुआ तब भी हो रही थी। क्या कहें, क्या माने कि जांच कब आएगी, कब सामने आएगी, कब जांच की सही तथ्य लोगों को बताए जाएंगे? देखिए विवेक, 11 साल का वक्त हो गया इस घटना को लेकर, लेकिन घटना की जांच अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उन्होंने कह दिया कि आगामी सत्र में इसके जो तमाम जो रिपोर्ट हैं वो विधानसभा के पटल में रखे जाएंगे। तो यही उम्मीद प्रदेशवासी भी कर रहे हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सच सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन कौन थे। लेकिन 11 सालों में देखा जाए विवेक, तो ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में गुजर गया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाती थी। 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है। अलग अलग तरीके से जांच की बात कांग्रेस पार्टी करते रहती थी, लेकिन कहीं कुछ इस पर नहीं हुआ। जो अब सवाल इस बात को लेकर है
कि दोनों ही पार्टियों की सरकार 5-5 साल इस घटना के बाद राज कर चुकी है छत्तीसगढ़ में। आपने इस खबर को बड़े नज़दीक से कवर भी किया होगा और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया था उसके बाद तमाम जो जांचें हुई वो दबे शब्दों में ही सही लेकिन सामने आती रही कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ। तथ्यात्मक बात सामने नहीं आई। अब आगे कुछ संभावना आपको दिख रही है क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि जांच पूरी रखी जाएगी पटल पे। क्या इतना संभव होगा, इतना आसान होगा ये सब करना? देखिए, जब रिपोर्ट सामने आएगी विवेक, तो उसमें देखने वाली बात यही होगी कि किनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है, क्योंकि उस समय जब तत्कालीन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय इस घटना हुआ था। जब कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाला था उसमें बड़े शीर्ष नेता की मौत हो गई थी। अब जब रिपोर्ट सामने आएगी, जब विधानसभा के पटल में रिपोर्ट रखा जाएगा तो किनका नाम सामने आता है। खुमन, अब इंतजार इसी बात को लेकर है कि विधानसभा के पटल पर जब रिपोर्ट रखी जाएगी तब ये शायद रिपोर्ट सबके सामने पेश भी हो जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की एक खबर है जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षा सत्र समाप्ति होने के बाद 1 मई से सरकार के द्वारा गर्मियों के लिए अवकाश घोषित कर दिए गए, यानी कि 1 मई से स्कूल बंद हैं। प्रदेश के तमाम स्कूल 1 मई से छुट्टी पर चल रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि मिड डे मील अभी भी बढ़ रहा है। स्कूलों में मिड डे मील बांटा जा रहा है। शिक्षक के द्वारा डेटा भी अपलोड किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद इसके जांच के आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जांच की गई। गुना जिले के पिपरोदा गिर्द में, आरोन के तिघरा माध्यमिक विद्यालय में, टांडा में प्राथमिक स्कूल में, तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर गुना जिले में ये जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि स्कूल की तो छुट्टियां चल रही हैं लेकिन मिड डे मील अभी भी बांटा जा रहा है। मोहन बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के साथ, विस्तार न्यूज के संवाददाता, उनसे हम बात करते हैं। मोहन, ये अपने आप में अजीब मामला है कि स्कूल तो बंद है तो मिड डे मील किसे खिलाया जा रहा है, क्या है पूरी खबर, बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सहित तमाम जिलों में जो है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ये इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिए थे। इसके बाद छुट्टियां हो गई थी बच्चों की, लेकिन स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्होंने एक अजीब कारनामा कर दिया, जहां पर बंद स्कूलों में ही अपना एक जो पोर्टल होता है बच्चों की उपस्थिति का, मिड डे का, उस पर मिड डे की उपस्थिति दर्ज कर दी, जहां तक कि खाना भी वितरण का कर दिया। इसके बाद जो केंद्र सरकार है उसने जांच के आदेश दिए, क्योंकि ये बेहद गंभीर लापरवाही थी। क्योंकि मामला जब जो चिट्ठियां हैं वो खुद बयां कर रही हैं खुद ब खुद कि किस तरह से फर्जी तरीके से जो बच्चों की उपस्थिति है वो अपलोड कर दी गई है। इसके बाद जब मामला उजागर हुआ तो अब जांच की बात कह रहे हैं अधिकारी भी, अब जांच की बात कह रहे हैं। ठीक है, गुना से ये खबर है और जिस तरह से अब जांच की बात की जा रही है, अब देखना यही होगा कि जांच में कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे और बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर उज्जैन से है। उज्जैन में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान प्रशासन के सामने एक दिक्कत ये आई कि उन सड़क पर मंदिर भी थे, मस्जिद भी थे, लेकिन यहाँ के रहवासी प्रशासन की चिंता को दूर करते हुए एक साथ आए और मन से मस्जिद भी हटाई, मंदिर भी हटाए गए। कितना अच्छा ये नज़ारा था कि लोग विकास को तवज्जो देते हुए एक साथ आकर गंगा जमुनी तहजीब का परिचायक बन रहे थे, लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से लेकर इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात यह थी कि इस रास्ते में आने वाले वो धार्मिक स्थल जिन्हें हटाने की जरूरत थी। आमतौर पर धार्मिक स्थलों को लेकर कई बार तकरार देखने को मिलती है, लेकिन उज्जैन के रहवासी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस सड़क को चौड़ी करने के लिए 18 धार्मिक स्थल और 20 मकानों को हटाने की कार्रवाई की जानी थी। मंदिर मस्जिद को हटाने पर आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा भी था, लेकिन उज्जैन के लोग विकास में बाधक नहीं साधक बनते हुए नजर आए और मन से ही मंदिर भी हटाए और मस्जिद भी हटाई गई।
गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को दिखाती जब ये तस्वीरें सामने आई तो सुकून भी था और आने वाले कल के सुनहरे भविष्य की उम्मीदें भी थीं। धार्मिक स्थल तोड़े तो उसके लिए मतलब प्रशासन और प्रशासन का जो सहयोग रहा, हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग लिया। उन्होंने कहा कि मतलब जब शासन और प्रशासन जब पैसा लगा रहा है और अपने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर वो ये कर रहा है तो अपन भी इसको करें। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी चीज़ है और ये विकास होता रहना चाहिए और सभी इसमें सहयोग भी करें। 18 फीट गया है पर उससे सौंदर्यीकरण बढ़ा है तो उससे अच्छा ही लग रहा है हमें। उज्जैन के विकास के लिए और सीएम साहब की जो भावना है उसके अनुरूप नयापुरे वालों ने जितना सहयोग विकास कार्य में दिया है, हमने हमारा मंदिर जो करोड़ों रुपए का बना हुआ है मार्बल के पत्थर का, उसको भी हमने डिसमेंटल अपने हाथों से कर रहे हैं। प्रशासन के सामने सड़क का चौड़ीकरण कराना आसान नहीं था। सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे और विकास के लिए रास्ता भी निकल आए, ये चुनौती थी। लेकिन सभी धर्मों के लोगों के आपसी समन्वय से चुनौती आसान हो गई। निश्चित तौर पे उज्जैन का जो एक सद्भावना का जो एक माहौल है और एक जो भाव है वो परिलक्षित हुआ है। और आपको जैसे मालूम है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण रोड है और इसमें काफ़ी जो हमारा 15 मीटर का जो मास्टर प्लान का रोड है उसके ROW में काफ़ी कुछ निजी निर्माण और धार्मिक स्थल आ रहे थे। और आपको मालूम है कि इसमें काफ़ी समन्वय बनाकर सब लोगों से चर्चा की गई और पिछले 2 दिन से लोगों ने अधिकतर स्थानों पर स्वेच्छा से अपने जो निर्माण है वो हटाए हैं। जी, ये 2 चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है इसमें लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मी जो है वो कल भी तैनात थे और आज भी हमारी पर्याप्त संख्या में बल तैनात है। और जो धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग बिल्कुल इसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और विधि सम्मत तरीके से लोग सहयोगात्मक तरीके से जो अपने जो उनकी धार्मिक स्थल है उन पर खुद भी हटा रहे हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। उज्जैन के लोगों ने ये संदेश दे दिया है कि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। आस्था के साथ साथ मन की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। गंगा जमुनी तहजीब अगर आपको देखना है तो आप चले आइए उज्जैन, जहां पर विकास के बाधा में 18 धार्मिक स्थल और 20 से भी ज़्यादा आवासीय मकान आ रहे थे, जो स्वेच्छा से ही अपने अपने लोगों ने यहां पर तोड़ना प्रारंभ कर दिए हैं। और ये जो रोड का चौड़ीकरण होना है इसमें अपने सहयोग दिया है। जब सिंहस्थ आता है तब इसमें बड़ी बड़ी जो पेशवाई हैं वो इसी मार्ग से निकलती है। पंचक्रोशी यात्रा रहती है तो इसी मार्ग से आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। और इस रोड का चौड़ीकरण के लिए अपने आसियानों को उन्होंने खुद ही तोड़ा है, जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा है, नगर निगम टीम की मदद से तोड़ा है। खैर, उज्जैन में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ एक अच्छा संदेश देती हैं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण भी दे रही हैं। ऐसे ही मिलजुल कर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और बड़ी खबर आ रही है सीधी से, जहां पर रेप के आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर पर चल गया है बुलडोजर। बुलडोजर से प्रशासन ने घर को जमींदोज कर दिया है। आपको बता दें कि सीधी में ये वही मामला है जहां पर तकनीक का इस्तेमाल करके एक लड़के ने आवाज बदलकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था और इस मामले में जो आरोपी है उसके घर पर अब बुलडोजर चला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधी से, जहां पर रेप के आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर चल गया है। कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले की SIT भी जांच कर रही है। महिला DSP इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं और 7 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की पूरी घटना सामने आई थी। CM ने लगातार इस पर एक्शन लिया, कार्रवाई के निर्देश दिए। दूसरी तरफ आरोपी के घर पर चल गया है बुलडोजर। तस्वीर आपके सामने, सीधी के आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है। उधर CM डॉक्टर मोहन यादव की फटकार का असर भी दिख रहा है। छिंदवाड़ा रतलाम में लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। प्रशासन ने लाउड स्पीकर को दबाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव की फटकार का यह असर है कि लाउड स्पीकर को अब हटाया जा रहा है। CM ने बताया ये जा रहा है कि कल एक बैठक बुलाई थी और लाउड स्पीकर को लेकर जो उनके पास खबरें आ रही थी उस पर नाराजगी जताई गई थी, अधिकारियों को फटकार लगाई थी, जिसका असर ये दिखा कि अब लाउड स्पीकर को हटाया गया है। छिंदवाड़ा और रतलाम की तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं और जायजा लिया है लाउड स्पीकर के उतरने के दौरान क्या कुछ वहां देखने को मिला। विस्तार न्यूज संवाददाता ने देखे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने सबसे पहला एक आदेश निकाला था और इस आदेश में ये कहा था कि ध्वनि यंत्रकों पर नियंत्रण लगाया जाए।
जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे लाउड स्पीकर कम आवाज़ में बजाया जाए। और इस कार्रवाई को लेकर कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। डीजीपी मौजूद थे और डीजीपी से पूछा गया बाकायदा कि कितने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर निकाले गए हैं। डीजीपी सीएम को बताने में विफल हुए। सीएम ने फटकार लगाई और ये कहा कि ध्वनि नियंत्रक अधिनियम के तहत ही प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजने चाहिए। अब जब सीएम के निर्देश मिले तो आज छिंदवाड़ा और रतलाम में कार्रवाई की गई और ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाले ध्वनि नियंत्रकों पर कार्रवाई की गई, उन्हें उतारा गया और ये पूरी कार्रवाई प्रदेश भर में चलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई और निर्देश दिए हैं। खुले में मांस बिक्री को लेकर भी ये कहा गया है कि कहीं पर भी खुले पर मांस ना बेचा जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक और सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी जिलों के एसपी और तमाम सारे अधिकारियों को कहा गया है कि जुए, सट्टे और महिला अपराधों पर नियंत्रण किया जाए। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा के बाद अब असर देखने के लिए मिल रहा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। और मध्य प्रदेश में अब रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने जा रहा है मध्य प्रदेश। इसमें छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगी। एमपी की सूबे में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना हो रही है। किस तरह का यह विंग रहेगा, क्या कुछ फायदा होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश अब रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनने जा रही है। जल्द ही मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना हो रही है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचारों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देते हुए रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने में ये विंग सहयोगी होगी। साथ ही भोपाल को डिफेंस इनोवेशन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर सामाजिक, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। क्या है डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। एमपी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने एक करार किया है। इस परिषद के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी इनोवेशन सेल के साथ ये करार किया गया है। डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना की जाएगी। इस विंग से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। विस्तार न्यूज ने मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी से बातचीत की है, जिससे इस विंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में क्या बड़ा कारनामा होने जा रहा है, ये जानकारी भी दी गई है। सर बताएं, आखिर ये पहल क्या है? नमस्कार सर। ये भारत सरकार की रक्षा विभाग के अंतर्गत टेरिटोरियल आर्मी, जो कि इनोवेशन के लिए आर्मी की जितनी भी ज़रूरत है इनोवेशन बेस्ड, उनको पूरे करने के लिए काम करती है। सारे लोगों के साथ मिलके, उनके साथ मिलके पहली दफ़े संभवतः पूरे भारत में किसी एक संस्था के भीतर, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भीतर, वो अपना इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग, आर्मी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलके और इस आर्मी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेल में काम करेंगे। मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इनोवेशन प्रेरित विकास और समावेशी विकास की दृष्टि के अनुसार है। ये विंग रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देगी। भोपाल को डिफेंस इनोवेशन का एक केंद्र बनाकर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना लक्ष्य रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर सीधा निर्देश है कि हम किस तरीके से हमारे यूथ को, हमारे शिक्षकों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, स्टार्टअप्स को और उद्योग जगत को जोड़ते हुए कैसे हम प्रदेश के लिए और देश के विकास में काम करें। स्पेशली आर्मी के लिए उनका स्पष्ट निर्देश था कि हम इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में हम एआई को भी जोड़ते हुए कैसे यूथ को इसमें शामिल करें, हमारे स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी दें, अन्य संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट करके आर्मी के लिए हम काम करें। कुल मिलाकर आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नाम रक्षा क्षेत्र में किए गए इनोवेटिव प्रयासों के लिए जाना पहचाना जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए एमपी में बन रहे डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
और आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। चलते हुए ट्रक में क्या कभी चोरी हो सकती है, वो भी चोरी बाहर से हो? ऐसा हुआ है, तस्वीर भी सामने आई है। वो तस्वीर हम आपको इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये देखिए, ये ट्रक शाहजहांपुर का मामला है। सामान सबसे पहले एक चोर ने फेंका, उसके बाद 2 चोर इस ट्रक पे हैं, तीसरा चोर मोटरसाइकिल को चला रहा है। वो चोर बड़ी आसानी से आता है और मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। बैलेंस आप देखिए, ये तकनीक और बैलेंस इतना मजबूत है कि गड़बड़ाया नहीं। तीसरा भी आकर बैठता है, वो बीच में आकर बैठ जाता है, एडजस्ट हो जाता है और चोरी बड़े आराम से पूरी कर ली जाती है। इस ट्रक से सामान जा रहा होता है, ये जो आपको सामान दिख रहा है, यही चोरी करके पहले गिराया जाता है। पीछे मोटरसाइकिल चल रही होती है, दूसरा चोर आता है, उस पर बैठता है। मोटरसाइकिल चलाने वाला भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से मोटरसाइकिल चलाना जानता है और उसकी तकनीक का आप देखिए इस्तेमाल क्या है कि बैलेंस नहीं गड़बड़ाता है। तीसरा भी आता है, गिरता है, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं गिरती है, वो भी बैठ जाता है और इस तरह से चोरी को अंजाम दे दिया जाता है। जिसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, हमने भी आपको ये तस्वीर दिखाई है। फिलहाल 15 संभाग 15 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।